नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आज आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर नहीं ऐड हो पाए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम पे जाए और वहाँ पे सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को यहाँ पे ऐड ज़रूर कर ले। आज तारीख हो गई है 3 अप्रैल और आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं जिनका सॉल्यूशन मैं आप सभी को अभी देने वाला हूं। और आगे हर दिन आपको 10 से मिनिमम 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो है 15 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को पर डे दिए जाएंगे उन सभी के आंसर्स एंड सॉल्यूशन की जो है वो आपको शाम को हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ही लेना। चलिए देखिए यहाँ पे पहला सवाल जो आपको इस पेपर में यानी कि आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया गया है। देखिए पहला सवाल पूछा गया आपको, ए क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर 1000 ml ऑफ D5W over an 8-hour period. The nurse discovers that 800 ml has been infused after 4 hours. What is the priority nursing action? देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन को एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया मतलब आप आंसर सही दे दोगे, और अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं समझा तो आप फिर से क्वेश्चन का आंसर क्या दे दोगे, गलत दे दोगे। जैसे कि अभी हम नोट्स में पहले पूछा गया था और मैंने आपको वो क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों ने जवाब गलत दिया है। अभी बात करेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले एक पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है, मतलब एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको ऑर्डर दिया है कि इस पेशेंट को 1000 ml जो है फ्लूइड देना है 8 घंटे के अंदर। आपने क्या कर दिया, पेशेंट को फ्लूइड चला दिया और आप 4 घंटे बाद चेक करने जाते हैं उस पेशेंट को, तो उस पेशेंट में 800 ml फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज हो चुका होता है। इन 4 घंटे के अंदर 800 ml फ्लूइड तो क्या हो गया, इन्फ्यूज हो गया। अब 4 घंटे के लिए कितना बचा आपके पास में, 200 ml। अब देखिए यहाँ पे कोई डर कैलकुलेशन का सवाल नहीं है, आगे पूछने क्या चाह रहा है वो देखिए। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है आपकी एज इन नर्सिंग प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी। 1000 ml आपको 8 घंटे में देना था, लेकिन बाय चांस ये पेशेंट में जो है 800 ml 4 घंटे के अंदर ही इन्फ्यूज हो गया है, तो आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी यहाँ पे क्या रहेगी, क्या एक्शन आप लेंगे। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, हमारी नर्सेज क्या एक्शन लेती है देखते हैं। पहला ऑप्शन है आस्क द क्लाइंट इफ देयर आर एनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हैव द क्लाइंट वॉइड एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट है चेक द वाइटल साइंस। नेक्स्ट है ऑस्कल्टेट द लंग्स। देखिए देखते हैं पहले जो आपका रिजल्ट है वो देखते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जवाब दिए हैं, परसेंटेज रेशियो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है ए, उसके साथ में 22% लोग गए हैं। बी ऑप्शन के साथ में 14% गए हैं और सी ऑप्शन के साथ में 41% गए हैं। मतलब सी के साथ में ज़्यादा गए हैं वाइटल साइन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे वाइटल साइन भी क्या गलत है, यानी कि ये 3 ऑप्शन जो है वो तीनों के तीनों गलत है। जो भी गए हैं इनके साथ में वो अपना सुधार कर ले। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे क्या करना है, लंग्स को ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है। वाइटल साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जो है वॉइड करवाने की ज़रूरत है इतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आप कहेंगे पेशेंट को कि आपको बारी बारी से क्या करना है, वॉइड करना है, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। और आप पेशेंट को पूछेंगे कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें होगी नहीं। जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो आपका प्रायोरिटी एक्शन रहेगा वो रहेगा ऑस्कल्टेट द लंग्स। लंग्स को ऑस्कल्टेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा चली गई है जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको क्या कर लेना है, लंग्स को ऑस्कल्टेट कर लेना है। दूसरा सवाल देखिए, ए नर्स एडमिनिस्टर द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन टू एन ए क्लाइंट इन ए क्लिनिक। अब यहाँ पे देखिए कहानी को साथ साथ ही समझ लेते हैं कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपने क्या किया, एक पेशेंट को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई है। आगे देखिए, विद इन 15 मिनट आफ्टर द इम्यूनाइजेशन वाज गिवन द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ इची एंड वाटर आइज, इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। देखिए आपने वैक्सीन तो लगा दी, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपने क्या कर दी, वैक्सीन तो लगा दी, लेकिन ये पेशेंट 15 मिनट बाद आपको एक कंप्लेन कर रहा है। और कंप्लेन क्या कर रहा है कि जो आंखें हैं उसमें पानी भी आ रहा है और ईचिंग भी हो रही है, खुजली भी चल रही है। साथ ही साथ इंक्रीज एंजाइटी, मतलब घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। द नर्स एक्सपेक्ट्स दैट द फर्स्ट एक्शन इन द सीक्वेंस ऑफ केयर फॉर दिस क्लाइंट विल बी टू
देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो नर्स है वो फर्स्ट एक्शन क्या लेगी, ये जो सीक्वेंस ऑफ केयर आपको दी गई है, मतलब काम तो ये सारे करने हैं। ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस कंडीशन में ये चारों के चारों आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन पहला एक्शन क्या रहेगा वो आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए, मेंटेन द एयरवे, आप जो एयरवे है उसको मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन 1:1000 एज ऑर्डर्ड। नेक्स्ट, monitor the hypotension with shock. नेक्स्ट, administer diphenhydramine as ordered। तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों के चारों काम तो आपको करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहला एक्शन आप क्या करेंगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट एक्शन आप क्या लेंगे। चलिए पहले देखते हैं हमारी नर्सेज ने क्या एक्शन लिया है, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए ए ऑप्शन जो है उसके साथ में 55% नर्सेज गई है, बी के साथ में 26%, सी के साथ में 8% एंड डी के साथ में 11%। यानी सही ऑप्शन के साथ में सिर्फ और सिर्फ 26% नर्सेज ही जा पाई है। तो चलिए जो 26% नर्सेज है वो तो देख लेना कि आपने सही जवाब दिया है, बाकी जो गलत जवाब दे रहे हैं वो भी सही कर लेना। यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको दी गई है, सीक्वेंस यानी कि ये काम तो आपको सारे ही करने हैं इस कंडीशन में, लेकिन जो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा एपिनेफ्रिन, इस पर्सन को क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है एज ऑर्डर। जो भी फिजिशियन ने जितना ऑर्डर दिया है उतना आपको क्या करना है, एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि इस बंदे को क्या हुई है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में मेंटेन एयरवे से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको एपिनेफ्रिन देना ही होगा। जितना ऑर्डर आपको फिजिशियन ने दिया है उतना आपको काम करना है। तो यहाँ पे पहला एक्शन तो आपका क्या रहेगा, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन 1:1000 एज ऑर्डर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज चिल्ड्रन at the site of a disaster at a child daycare center would the triage nurse put in the treat last category। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक जगह है ऐसी जो भी मान लीजिए स्कूल, मान लीजिए ठीक है, तो स्कूल में क्या हुआ, एक प्रकार से डिजास्टर हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे थे और डिजास्टर वाली जगह से बच्चे जो है फिर वो डे केयर सेंटर पे आ रहे हैं, जो चाइल्ड डे केयर सेंटर है वहाँ पे आ रहे हैं दिखाने के लिए, और वहाँ पे ट्रायज नर्स जो है वो तैनात है और वो बच्चों को देख रही है और उनको ट्रीट भी कर रही है। अब यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि ट्रीट लास्ट कैटेगरी, सबसे लास्ट में कौन से बच्चे को आप ट्रीट करेंगे। आप मान लीजिए वहाँ पे ट्रायज नर्स है और डिजास्टर से आपके पास में बच्चे आ रहे हैं, तो आप सबसे लास्ट में कौन से बच्चे को देखेंगे या फिर ट्रीटमेंट आप देंगे। तो बताइए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपने कौन सा ऑप्शन किया है या फिर आप किस बच्चे के साथ जाना चाहेंगे। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, an infant with intermittent bulging anterior fontanelle between crying episodes. Next, a toddler with severe deep abrasions over 98% of body. Next, a preschooler with one lower leg fracture and the other leg with an upper leg fracture. Next, a school as child with sign eyebrows and hair on the arms। देखिए यहाँ पे पहले अपन देखते हैं लोगों ने कितने सही जवाब दिए हैं। पहला जो ऑप्शन है उसके साथ में 22% गए हैं, बी ऑप्शन के साथ में 23% गए हैं, सी के साथ में 10% एंड डी के साथ में 45%। तो डी वाला गलत है, सी वाला भी गलत है और ए वाला भी गलत है। तो जो भी 23% के अलावा जो भी बच गए वो सारे के सारे क्या है, गलत है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन सा वो पेशेंट है। पेशेंट है a toddler with severe deep abrasions over 98% of the body। देखिए टोडलर है और सीवियर डीप एब्रेजन्स बने हुए हैं 98% ऑफ बॉडी के ऊपर। तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे को आपको मैनेज करने की या ट्रीट करने की ज़रूरत तो है, लेकिन कब करोगे आप, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा डीप इसके एब्रेजन्स बने हुए 98% जो है बॉडी डैमेज हो चुके हैं, तो इस बच्चे के बचने के जो है चांसेस कम है, यानी कि इस बच्चे की डेथ निश्चित है। तो इस बच्चे को तो आप बचा भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है बॉडी डेड हो चुकी है। यूँ मान लीजिए 98% एब्रेजन्स बन गए हैं, वो भी किन कौन से, डीप वाले। अब देखिए यहाँ पे जो 3 और बच्चे हैं आपके पास में, ठीक है, इन बच्चों को आप ठीक कर सकते हैं, ये ठीक होने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रायज नर्स एज ए आप अगर वर्क कर रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को आपको सबसे पहले बचाना है जो ठीक हो सके और उनमें भी जो आपकी हेल्प कर सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस बच्चे को जैसे फ्रैक्चर हुआ है तो इसके कास्ट आपने अप्लाई कर दी और ये जो है थोड़ा बहुत जो है
हेल्प डुल के आपकी हेल्प कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आपको पहले बचाना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये बच्चा जो है ऑलरेडी मतलब मरने वाला है, तो इसको आप बचाने के चक्कर में मान लीजिए 15-20 मिनट आपने खराब की और इसके चक्कर में ये 3 बच्चे और मर गए। क्या मतलब रहा? ये भी मर गया और इसके साथ में 3 बच्चे और भी मर गए। तो इससे बेटर ये है कि जो सीरियस है या फिर ऐसा है कि टर्मिनल कह सकते हैं या फिर लास्ट स्टेज के अंदर है, उसको बचाने के बजाय जो ठीक हो सकते हैं उनको आप बचाइए, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया, ट्रीट लास्ट, लास्ट में किसको ट्रीट करेंगे? तो इस बच्चे को ट्रीट करेंगे जो मरने वाला है, ठीक है। अगर ये जिंदा रहा तो इसको ट्रीट कर लेंगे, और अगर ये मर गया तो फिर आप किसको ट्रीट करेंगे? जो बच गए, इनको 3 को तो आपको ट्रीट करना ही करना है। तो ये बच्चा जो है ये ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में है, तो इसको सबसे लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। An adult client is found to be unresponsive on morning round. After checking the for responsiveness and calling for help, the next action that should be taken by the nurse is to। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या कर रहे हैं? राउंड पे गए हैं। आपने देखा कि एक पेशेंट था जो कि क्या था? अनरेस्पॉन्सिव, बिल्कुल भी रेस्पॉन्स वो नहीं कर रहा था। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एम्स नोशन में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, और अभी भी आप गलत कर रहे हैं और आगे भी आप गलत करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आगे आप इस क्वेश्चन को गलत ना करें। देखिए पेशेंट जो है वो अनरेस्पॉन्सिव है। अब देखिए आगे की कहानी। आफ्टर चेकिंग फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, आपने क्या कर लिया है? रेस्पॉन्स चेक कर लिया है। रेस्पॉन्सिवनेस आपने चेक कर ली पेशेंट की। देन एंड कॉलिंग फॉर हेल्प, और हेल्प के लिए आपने क्या कर दिया? कॉल भी कर दिया है। अब आपको पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हमारे नर्सेज के एक्शन क्या है। ऑप्शन देखिए पहले। फर्स्ट चेक द कैरोटिड पल्स, नेक्स्ट डिलीवर 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, नेक्स्ट गिव टू रेस्क्यू ब्रीथ, नेक्स्ट ओपन द क्लाइंट्स एयरवे। तो बहुत से लोग गलत जवाब दिए इसके, पहले देखते हैं जवाब। देखिए ये जो ऑप्शन है उसके साथ में 57% गए हैं, और ये जो 57% गए हैं ये हर बार इस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं, इसीलिए ये 57% लोग इसके साथ में गए हैं, ठीक है। तो आपका जवाब क्या है? गलत है। बी ऑप्शन के साथ में 17% गए, ये भी गलत है। सी ऑप्शन के साथ में तो 5% ही गए हैं, कोई एक आधा बंदा होगा जो सी ऑप्शन के साथ गया होगा। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि 20% लोग जो गए हैं वो बिल्कुल सही जवाब के साथ गए हैं। देखिए यहाँ पे कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, और अगर कहानी आपको समझ में नहीं आई तो आपका 100% जवाब गलत होगा। भले ही आपको क्वेश्चन आता ही हो, कितना ही ईजी क्वेश्चन हो, कितना ही अच्छे से आपको आता हो, अगर आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ गया तो आप सही करके आओगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप गलत करके आओगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ ये क्वेश्चन। पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, आपने क्या कर लिया है? रेस्पॉन्स चेक कर लिया है, उसके बाद में आपने हेल्प के लिए कॉल भी कर दिया है। अब आपको पूछना चाह रहा है कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि ओपन्स द क्लाइंट्स एयरवे। पेशेंट का एयरवे जो है वो आपको मेंटेन करना है। रेस्पॉन्स आपने चेक कर लिया, हेल्प के लिए आपने कॉल कर लिया, अब आपका काम क्या रहेगा? पेशेंट का एयरवे जो है वो मेंटेन करके रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नर्स इज रिव्यूइंग with a client how to collect a clean catch urine specimen, which sequence is appropriate teaching। देखिए जो नर्स है वो क्लीन कैच यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में बता रही है पेशेंट को। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सी एक एप्रोप्रिएट टेक्निक है, यानी कि सीक्वेंस में बिल्कुल सही से बताई गई है नर्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं नर्सेज अपनी क्या क्या बता रही है। पहला है ऑप्शन वॉइड ए लिटल, क्लीन द मीटस, देन कलेक्ट स्पेसिमेन। नेक्स्ट है क्लीन द मीटस बिंग वॉइडिंग, देन कैच यूरिन स्टेम। Next, clean the meters, then urinate into the container. Next, void continuously and catch some of the urine। तो चलिए पहले देखते हैं नर्सेज ने क्या टीचिंग दी है पेशेंट को। पहले ऑप्शन के साथ में जो है 16% लोग गए हैं, बी ऑप्शन के साथ में 64% गए हैं, मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया है काफ़ी लोगों ने। सी ऑप्शन के साथ में 12%, डी ऑप्शन के साथ में 8%। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन जो है सही है। पेशेंट को कहना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? मीटर्स को क्लीन करना है, उसके बाद में वॉइडिंग करना है, और जो वॉइडिंग आप कर रहे हैं उसमें से आपको कैच करना है, ठीक है, यूरिन। ये जो है ये बेस्ट मेथड है, मतलब सही मेथड है पेशेंट को समझाने का। ये बिल्कुल सीक्वेंस में आपको इस प्रकार से पेशेंट को बताना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज स्टक इन द हैंड्स बाय एन एक्सपोज्ड नीडल। नर्स जो है उसके निडल स्टिक इंजरी आप बोल सकते हैं कि निडल स्टिक इंजरी हुई है। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द नर्स टेक। यहाँ पे नर्स जो है इमीडिएटली क्या एक्शन लेंगी ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं अपनी नर्सेज क्या एक्शन ले रही है। पहला ऑप्शन है लुक अप द पॉलिसी ऑन निडल स्टिक्स। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट है इमीडिएटली वॉश द हैंड्स विथ वाइगर। नेक्स्ट है नोटिफाई द सुपरवाइजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। वो जो है नर्स निडल स्टिक को की जो भी पॉलिसीज है उनको देखेगी, या फिर एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज से कांटेक्ट करेगी, या फिर जो है हैंड वॉश करेगी, या नोटिफाई जो है मतलब सुपरवाइजर एंड रिस्क मैनेजमेंट को जो है नोटिफाई करेगी। तो देखिए यहाँ पे अपनी नर्सेज क्या कर रही है देखते हैं। पहले ऑप्शन के साथ में सिर्फ 7% गए हैं, बी के साथ में 12% और डी के साथ में 20%। तो डी के साथ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये गलत है सारे के सारे। यहाँ पे सी के साथ में जो भी गए हैं 61% बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि निडल स्टिक इंजरी जब भी होती है तो सबसे पहला काम होता है इमीडिएटली हैंड वॉशिंग विथ रनिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द मदर ऑफ ए चाइल्ड with a neural tube defect asked the nurse what she can do to decrease the chances of having another baby with a neural tube defect. What is the best response by the nurse? देखिए एक ऐसी मदर है जिसके पहले एक बच्चा हुआ था जो कि एनटीडी से सफ़र कर रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट उस बच्चे को हुआ था, और वो मदर आई है नर्स के पास में। तो वो पूछना चाह रही है कि ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इससे अगले बच्चे को मैं कैसे बचा सकती हूँ, ये आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर पूछा गया है। अब यहाँ पे नर्स का क्या रेस्पॉन्स रहेगा, नर्स क्या रेस्पॉन्स इस महिला को देगी, तो बताइए। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन है फॉलिक एसिड शुड बी टेकन बिफोर एंड आफ्टर कंजप्शन। नेक्स्ट मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट ए वेल बैलेंस्ड डाइट promote normal fetal development. Next, increased dietary iron improves the health of mother and fetus. तो पहले देखते हैं आपके रेस्पॉन्स। काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है इसका, काफ़ी क्या मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। देखिए यहाँ पे ए के साथ में 81% गए हैं, बाकी जिनके साथ भी गए हैं वो गलत है। यहाँ पे 81% यानी कि मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फॉलिक एसिड जो है वो कंसप्शन से पहले भी खाना ही है और कंसप्शन के बाद भी खानी है, जिससे क्या होगा बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा। तो फॉलिक एसिड के लिए आप क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, और ये रेस्पॉन्स आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nurse has performed the initial assessment of 4 clients admitted with an acute episode of asthma. Which assessment finding would cause the nurse to call the healthcare provider immediately? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। आप ऐसे 4 पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं जो कि एडमिट हुए हैं किस बीमारी से, एक्यूट एपिसोड ऑफ अस्थमा, यानी अस्थमा की बीमारी से पेशेंट एडमिट हो रखे हैं, और चारों ही पेशेंट अस्थमा के हैं, एक्यूट अस्थमा के हैं। उन पेशेंट्स का आप क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। ऐसी कौन सी वो असेसमेंट फाइंडिंग आप देखेंगे जिसको देखने के बाद तुरंत यानी कि इमीडिएटली आप क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे या फिर कॉल करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, prolonged inspiration with each breath. Next, expiratory visits that are suddenly absent in one lobe. Next, expectoration of large amount of purulent mucus. Next, appearance of the use of abdominal muscle for breathing. तो देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं कितने लोगों ने क्या जवाब दिए हैं। पहले ऑप्शन के साथ में 13%, बी के साथ में 55%, बिल्कुल सही गए काफ़ी लोग, एंड सी के साथ में 15 एंड डी के साथ में 17। तो ये गलत है, बाकी सभी लोग 55% लोगों ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपायरेटरी विजेज दैट आर सडनली एब्सेंट इन वन लॉब। आप एक्सपायरेटरी विजिंग, जो विजिंग साउंड है वो अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिलती है, और एक्सपायरेटरी विजिंग जो है वो अगर किसी भी पेशेंट में, चार जो पेशेंट आप असेस करें उनमें से किसी एक पेशेंट में मान लीजिए जो एक्सपायरेटरी विजिंग है वो सडनली एब्सेंट हो जाती है एक लोब में, तो ये दिक्कत वाली बात है। यानी कि तुरंत आपको क्या कर देना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर देना है कि भाई इस पेशेंट में जो है एक्सपायरेटरी विजिंग जो आ रही थी वो एक लोब से क्या है, एब्सेंट है। तो ये तुरंत आपको बता देना है, तो ये फाइंडिंग देख के आपको तुरंत बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nurse is assessing an 8-month-old infant with a malfunctioning VP shunt यानी कि ventriculoperitoneal shunt. Which one of the following manifestations would the infant to be most likely to
एग्जिबिट। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक बच्चा है 8 महीने का और इस बच्चे को वीपी शंट लगा हुआ है। वीपी शंट लगा हुआ है और वीपी शंट जो है उसकी माल फंक्शनिंग हो गई, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग हो गई। अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वो मैनिफेस्टेशन है जो इंडिकेट कर रहा है कि वीपी शंट की माल फंक्शनिंग हुई है। बच्चे के अंदर कौन सी फाइंडिंग या फिर कौन से मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन देखिए लिथार्जी, नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी, नेक्स्ट है नेगेटिव मोरो रिफ्लेक्स या फिर नेगेटिव मोरो, नेक्स्ट है डिप्रेस्ड फॉन्टेनल। तो यहाँ पे देखते हैं अपन पहले जवाब, लोगों के जवाब क्या रहे हैं। पहले ऑप्शन के साथ में 16% लोग गए एंड ऑलमोस्ट जो है सही जवाब के साथ गए, बी के साथ में 56%, सी एंड डी के साथ में जो गए वो भी गलत है, यानी कि इरिटेबिलिटी जो है इस बच्चे में देखने को मिलेगी। अगर वीपी शंट की माल फंक्शनिंग होती है तो इरिटेबिलिटी मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलती है। एंड श्रिल क्राई करते हैं बच्चे, श्रिल क्राई करते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच सीरम ब्लड फाइंडिंग विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अलर्ट द नर्स दैट इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। देखिए आपको पूछा गया है कि एक पेशेंट है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है और आप सीरम ब्लड फाइंडिंग देख रहे हैं, तो ऐसे कौन सी वो फाइंडिंग आपने देखी और देखते ही आपको क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है और तुरंत आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। देखते हैं कौन सी फाइंडिंग के साथ में आप गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए पीएच बिलो 7.3, नेक्स्ट पोटेशियम 5.0, नेक्स्ट एससीटी यानी कि हेमेटोक्रिट 60, नेक्स्ट PaO2 79%। तो यहाँ पे पहले अपन जवाब देखते हैं लोगों के कि क्या क्या जवाब दिए हैं अपनी नर्सेज ने। पहले ऑप्शन के साथ में 30% लोग हैं, बी के साथ में 29% एंड सी के साथ में 16% एंड डी के साथ में 25%। तो यानी कि ऑलमोस्ट जो भी लोग यहाँ पे जवाब दिए हैं इस क्वेश्चन का ऑलमोस्ट गलत ऑप्शन के साथ ही गए हैं। यहाँ पे 16% लोगों ने क्या दिया है, सही जवाब दिया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा HCT ऑफ 60, यानी कि हेमेटोक्रिट बढ़ा हुआ है। हेमेटोक्रिट मतलब बढ़ा हुआ है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन को। किसको, सीवियर डिहाइड्रेशन को। सीवियर डिहाइड्रेशन होगा मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है और सीवियर डिहाइड्रेशन है, सॉरी सॉरी सीवियर सॉरी मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है और यहाँ पे पीएच जो वैल्यू है वो तो नॉर्मल है, पोटेशियम वो भी नॉर्मल है, लेकिन एसिडिटी यानी हेमेटोक्रिट बढ़ा हुआ है, यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो सकता है, बिलो आ सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी एसिडिटी इज 60, यानी कि हेमेटोक्रिट का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो ये यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अपने 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और बाकी उनके जो सॉल्यूशन है वो आपको शाम को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये भी हम मतलब 10 क्वेश्चन मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम जो है 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो आपको डेली ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आपको आंसर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।